दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन ने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर रखे थे और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड टेस्ट है। ओवरऑल अपन अब तक 22 टेस्ट ले चुके हैं और आज ये 23वां टेस्ट है जो दिनांक 27 जुलाई 2020 को हुआ है। दोस्तों आप अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि इससे पहले 22 टेस्ट लगातार हो चुके हैं जो कि टॉपिक वाइज हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियो को भी देखें। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का विस्तार सहित उत्तर आपको मिलेगा। इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में ट्रांजिस्टर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। दोस्तों क्वेश्चन आराम से देखना। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डायक में तीनों परतों की डोपिंग कैसी होती है। दोस्तों डायक 3 परत वाली युक्ति होती है और ये सेम टू सेम बीजीटी के जैसे पीएनपी या एनपीएन वाली डिवाइस होती है। 2 जंक्शन होते हैं इसमें, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि तीनों डोपिंग है जो परत होती है उन सब की डोपिंग एक समान रूप से की जाती है। यानी इस पी पदार्थ की, एन पदार्थ की और इस पी पदार्थ की तीनों की डोपिंग बिल्कुल इक्वल होगा, या एनपीएन अगर है तो इन तीनों की डोपिंग भी एक समान होगी। एक बीजीटी में भी 3 परत होती है और वो भी पीएनपी या एनपीएन प्रकार का होता है। लेकिन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की भिन्नता ये होती है कि उसमें तीनों इन सेमी सेगमेंट की डोपिंग अलग अलग होती है। वहाँ एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक, कलेक्टर की डोपिंग उससे कम और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, इक्वल डोपिंग होती है। सेकंड अपना क्वेश्चन है बीजीटी की किस परत में सबसे अधिक डोपिंग होती है। दोस्तों अभी बात कर लिया हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी। पूरा नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और एनपीएन या पीएनपी प्रकार की होती है। किसी भी प्रकार का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्स्ट सिरा जो होता है वो एमीटर कहलाता है, बीच वाला सिरा जो होता है वो बेस कहलाता है और ये लास्ट वाला सिरा जो होता है ये कलेक्टर कहलाता है। इस बीजीटी में सबसे अधिक डोपिंग हमेशा इस एमीटर सिरे की ही होती है। यदि सबसे कम डोपिंग के बारे में हो तो वो हमेशा इस बेस क्षेत्र की ही होती है और कलेक्टर जो होता है वो मध्यम डोपिंग वाला होता है। यानी तुलनात्मक रूप से एमीटर से कम और बेस से इसकी अधिक डोपिंग होती है। यानी डोपिंग के मामले में अगर हम यूं कहें तो कोई सेम आंसर भी अपन दे सकते थे। यानी डोपिंग सबसे अधिक एमीटर की, कलेक्टर की उससे कम और बेस की सबसे कम होती है। तो अभी अपना आंसर इसमें बी रहेगा, सबसे अधिक डोपिंग एमीटर की होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सामान्य प्रचालन में एक एससीआर का एनोड इसके कैथोड के सापेक्ष कैसा होता है। यानी एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड किस तरह से होता है। दोस्तों एनोड, कैथोड और गेट एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं। अब ये भी आप ध्यान रखें कि एनोड कैथोड सिरे जिस युक्ति में होते हैं वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा युक्ति होती है और एनोड पॉजिटिव ही होगा हमेशा, कैथोड नेगेटिव होगा। ये श्योर ही होता है तभी वो युक्ति काम करेगी, अदरवाइज वर्क ही नहीं करेगी। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव रखा जाता है, हमेशा धन सिरा इस पर जोड़ा जाता है। यदि कैथोड की बात करें तो वो नेगेटिव होगा और गेट पर हमें एक वोल्टेज देनी होती है जो जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन करेगा, तभी तो एससीआर ऑन होगा, क्योंकि एससीआर में 3 जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बेस करंट का मान 2 मिली एम्पियर और बीटा का मान 100 है, तो इसकी कलेक्टर धारा की गणना करो। देखो बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात होता है ये। यानी कलेक्टर करंट बटे बेस करंट करें तो बीटा आ जाना चाहिए ना। तो जब कलेक्टर करंट ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू
बेस करंट, तो बीटा है 100 और बेस करंट का मान 2 मिली एम्पियर, तो कलेक्टर करंट कितना होगा, 200 मिली एम्पियर होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा, 200 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एफईटी की गेट सोर्स वोल्टेज यदि 0 हो तो ड्रेन करंट का मान क्या होगा। देखो एफईटी नेगेटिव रेजिस्टेंस फील्ड में ऑपरेट होती है हमेशा। गेट और सोर्स के बीच में जब हम वोल्टेज रिवर्स बायस में आरोपित करते हैं तो जैसे जैसे रिवर्स बायस में हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं ना, तो उसकी अवक्षय परत बढ़ती जाती है। अगर मैं आपको एफईटी की थोड़ी सी संरचना के बारे में बताऊं तो इसकी संरचना यूँ होती है, ये दोनों गेट होते हैं, इंटरनली आपस में जुड़े रहते हैं, एक सिरा निकलता है। इसको मान लीजिए आप सोर्स है, ठीक है। अगर ये एन चैनल है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव सिरा होगा। हम सब जानते हैं रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये दूर दूर होते जाएंगे, अवक्षय परत और बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ज़्यादा मिलता रहेगा, यानी वोल्टेज घटने पर धारा यहाँ पर बढ़ती है। ए ऑप्शन होगा। वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम होगा। ये ध्यान रखें, अनंत नहीं होगी करंट, क्योंकि वोल्टेज 0 कर दी तो जितना ज़्यादा अवक्षय परत नज़दीक होना था दूर दूर एक दूसरे से हो गया और करंट उसमें से मैक्सिमम चलती है। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक ट्राइक 2 SCR के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन कब होता है। यानी ट्राइक जो है वो 2 SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बराबर है, और वो तब होता है जब दोनों SCR को एक दूसरे के आमने सामने जोड़ दिया जाए। यानी यदि विपरीत समांतर में 2 SCR को जोड़ दिया जाए तो वो एक ट्राइक की भांति ही वर्क करते हैं। सी ऑप्शन अपना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में गेट सिरा नहीं होता है। अब आपको टर्मिनल्स याद होंगे तो हम बता सकते हैं। SCR में एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। FET में गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं। ट्राइक में मेन टर्मिनल फर्स्ट, मेन टर्मिनल सेकंड और गेट नाम के सिरे होते हैं। जबकि UJT में एमीटर, बेस 1 और बेस 2 नाम के सिरे होते हैं। तो UJT ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें गेट नाम का कोई सिरा नहीं होता। अपने क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। टर्मिनल सभी के याद रखें क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये भी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, UJT को सामान्यतः किसकी भांति उपयोग में लेते हैं। पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, यानी ट्रांजिस्टर होते हुए भी इसमें एक PN जंक्शन होता है। तो एक UJT को ओसिलेटर में, दोलित्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, और मोस्टली इसका उपयोग रिलैक्सेशन ओसिलेटर यानी विश्रांति दोलित्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हालांकि UJT को SCR की ट्रिगरिंग के लिए भी सबसे अधिक उपयोग करते हैं, टाइमिंग और डिजिटल परिपथों में भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 उपयोग होते हैं, रिलैक्सेशन ओसिलेटर और SCR की ट्रिगरिंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर की एमीटर धारा में 200 मिली एम्पियर के परिवर्तन से उसकी कलेक्टर धारा 950 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाती है। करंट गेन अल्फा का मान बताइए। देखो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट में परिवर्तन और एमीटर करंट में परिवर्तन का अनुपात। देखो कलेक्टर धारा जो है वो 950 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर हो रही है, मतलब कि उसमें परिवर्तन कितने का हुआ, 50 मिली एम्पियर का। जबकि एमीटर धारा में हमने परिवर्तन किए हैं कितना, 200 मिली एम्पियर का, यानी 50/200 करेंगे, इसका अपना आंसर आएगा 0.25। क्वेश्चन का उत्तर कर देंगे 0.25। वैसे भी अल्फा का मान पॉइंट्स में ही होता है, आंसर आप याद रखें। अगला अपना क्वेश्चन है, एक कॉमन बेस कनेक्शन में बेस करंट 0.04 मिली एम्पियर और कलेक्टर करंट 0.96 मिली एम्पियर है। करंट गेन अल्फा की गणना कीजिए। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, एक तरह से देखा जाए तो वही अल्फा ज्ञात करना है, तो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट के मान की आवश्यकता होगी। या तो इनमें परिवर्तन दे रखा हो या इनके मान दे रखे हो, एक ही बात होती है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, राइट।
अब देखो यहाँ पर अपने पास कलेक्टर करंट का मान तो है, कितना है 0.96 मिली एम्पियर, लेकिन एमीटर करंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एमीटर करंट ही कैलकुलेट करेंगे। एमीटर करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के हमेशा योग के बराबर होती है। दोनों का योग कर दीजिए, 0.04 मिली एम्पियर प्लस 0.96, तो ये उत्तर आएगा 1 मिली एम्पियर। यानी एमीटर का मान कितना आएगा 1 मिली एम्पियर। 0.96 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी कितना आएगा 0.96। अल्फा का मान क्या होगा, बी उत्तर रहेगा 0.96। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रचालन बिंदु को सर्वश्रेष्ठ स्टेबिलिटी कौन प्रदान करता है। क्यूसेंट पॉइंट या ऑपरेशन पॉइंट बोलते हैं ना जिसको अपन। देखो वोल्टेज डिवाइडर बेस बायस विधि जो होती है ये सबसे अधिक प्रयोग की जाती है और इसकी बेस में दो प्रतिरोधक होने के कारण बाइसिंग में सबसे अधिक स्टेबिलिटी यही प्रदान करता है। यानी जहाँ प्रचालन बिंदु लोड लाइन के बीच में सेट हो जाता है तो वो आगे पीछे खिसकता नहीं है, फ्लोट नहीं करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कॉमन बेस विन्यास का इनपुट प्रतिरोध और आउटपुट प्रतिरोध कैसा होता है। देखो याद रखा जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप वैसे ही याद रखिए। बेस कॉमन होने का मतलब होता है कि इनपुट जो है वो एमीटर और बेस के बीच में, आउटपुट जो है वो बेस और कलेक्टर के बीच में। एक ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है। अब फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध बहुत कम होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स में होता है, इसलिए उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या करना था, ए करना है। वेरी लो वेरी हाई, यानी बहुत कम इनपुट प्रतिरोध और बहुत अधिक आउटपुट प्रतिरोध पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यूजेटी के दोनों बेस सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान कितना होता है। B1 से लेकर B2 तक 5000 ओम से लेकर के 10,000 ओम तक प्रतिरोध होता है, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक बीजेटी में सबसे अधिक धारा कौन सी होती है, मैक्सिमम करंट कौन सी होगी। बीजेटी का पूरा नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होती है, इसलिए सबसे अधिक धारा हमेशा कौन सी होगी, एमीटर करंट ही मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा, एमीटर करंट जो है वो मैक्सिमम होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो किस प्रकार की युक्ति है। एफईटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एफईटी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है या यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब होता है होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण धारा का प्रवाह होना, और वो भी उसके कारण होता है जो मेजॉरिटी में होता है। और मेजॉरिटी में होने के बाद भी उसमें क्या होता है, उस पर एक बल लगता है, एक क्षेत्र से बाहरी बल आरोपित करते हैं जिससे वो आगे खिसकने लगते हैं। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, उत्तर बी रहेगा, यूनिपोलर डिवाइस है। अगला क्वेश्चन एससीआर के बारे में। पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, धारा चालित युक्ति है और एक दिशीय युक्ति है। करंट कंट्रोल यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। वैसे सेमी कंट्रोल डिवाइस भी है, यानी एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज दे करके हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, हमें गेट पर भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसका वास्तविक नाम IGFET इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसका गेट इंसुलेटेड होता है। नाम में ही पता लग रहा है ना, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट का दूसरा नाम IGFET होता है, यानी गेट पर सिलिकॉन का एक इंसुलेशन चढ़ा देते हैं और कोई फ़र्क नहीं है। FET किसके बराबर है भाई, पहले वाल्व आते थे, आजकल उनकी जगह ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। पुराने टाइम में वाल्व और वैक्यूम ट्यूब होते थे, वर्तमान में ट्रांजिस्टर उनकी जगह सबसे अधिक उपयोग लिए जाते हैं। और FET पेंटोड के समान होती है, 5 सिरों वाले डिवाइस के जैसी होती है। PN डायोड होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है थायरिस्टर के परिवार में शामिल कौन से हैं।
दो युक्तियाँ होती है जो थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करती है, और उनका नाम है SCR और ट्राइक। SCR और ट्राइक थायरिस्टर के सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर बने थे वो है। वर्तमान में तो इनके भी और नए रूप आ गए हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर फॉलोवर किसे कहा जाता है, यानी एमीटर जिसको फॉलो कर रहा हो जो एमीटर को, तो इसका नाम जो है वो कॉमन कलेक्टर को कहते हैं। जो CC होता है ना, इसको एमीटर फॉलोवर बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर, क्योंकि इसमें जो कलेक्टर है वो एमीटर को फॉलो करता है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोवर कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कॉमन एमीटर विन्यास में इनपुट और आउटपुट के बीच फेज अंतर कितना होता है। तो कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का होता है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का होता है। कॉमन एमीटर में 180 का, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर दोनों में 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, कॉमन बेस विन्यास की करंट गेन कैसी होती है। देखो तीनों का ही बता देता हूँ एक बार, सबको याद रखा करो एक साथ ही, तभी याद रहेगा। कॉमन बेस से जो मिलती है वो अल्फा होती है, कॉमन एमीटर से जो मिलती है वो बीटा होती है, और कॉमन कलेक्टर से जो मिलती है वो गामा होती है। इसका मतलब सीधा सा हो गया, सबसे कम अल्फा होती है, बीटा उससे अधिक होती है और गामा सबसे अधिक। यानी कि कॉमन बेस में अल्फा होती है और अल्फा का मान हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, इकाई से कम होता है। कॉमन एमीटर में अच्छी खासी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे अधिक करंट गेन की यदि मैं बात करूं तो कॉमन कलेक्टर की ओर हमें जाना होगा। यानी अगर क्वेश्चन होता कि सबसे अधिक धारा लब्धि किस में प्राप्त होती है, तो फिर अपना कॉमन कलेक्टर ऑप्शन करना चाहिए, कॉमन बेस कॉमन एमीटर नहीं होगा, ये ध्यान रखें। यानी कॉमन बेस की अल्फा होती है जो सब इकाई से भी कम है, कॉमन एमीटर की बीटा, कॉमन कलेक्टर की गामा जो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सेचुरेशन कंडीशन में हो उस समय दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं और ये एक बंद स्विच की भांति कार्य करता है। जब कट ऑफ रीजन में हो तो दोनों जंक्शन रिवर्स में होते हैं और ये एक ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। पहला जंक्शन फॉरवर्ड में दूसरा रिवर्स में हो तो इसको फॉरवर्ड एक्टिव रीजन कहा जाता है और इसमें ये वर्क करता है। मोस्टली 3 ही होते हैं, सबसे ज़्यादा यही काम में लेते हैं अपने। तो अभी अपना उत्तर तो ए रहेगा, लेकिन बी और सी को भी आप याद रखें, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। साथियों इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि ट्रांजिस्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका पीछे नहीं रहेगा आज के बाद, लेकिन आपको ये सारे 50% आराम से पढ़ने जरूर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि करंट गेन किस में सबसे अधिक होगी और वोल्टेज गेन सबसे अधिक किस में होगी। तो देखो कॉमन कलेक्टर जो होता है ना, इसकी तो होती है धारा लब्धि सबसे अधिक, क्योंकि गामा देता है ये, और जो कॉमन बेस होता है ना, इसकी वोल्टेज गेन सबसे अधिक होती है। तो धारा वाले में तो करेंगे CC और वोल्टेज वाले में करेंगे CB। अब देखो बात है, करंट गेन दिया कॉमन कलेक्टर ने, वोल्टेज गेन दिया कॉमन बेस ने, लेकिन सबसे अधिक उपयोग कॉमन एमीटर को करते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि कॉमन कलेक्टर धारा गेन तो बहुत अधिक दे रहा है लेकिन वोल्टेज गेन कम होती है। कॉमन बेस धारा गेन नहीं दे पाता, वोल्टेज गेन दे रहा है। तो कॉमन एमीटर क्या करता है कि करंट और वोल्टेज दोनों गेन ही अच्छी दे देता है। हालांकि इनकी तुलना में तो इनकी पर्टिकुलर गेन कम होती है, लेकिन ये दोनों गेन को अच्छा खासा दे देता है आउटपुट में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक कॉमन बेस विन्यास की इनपुट वोल्टेज 2 मिलीवोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज गेन 100 है, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। देखो गेन का मतलब होता है लाभ, लाभ का मतलब होता है कि आउटपुट उतने गुना बढ़ जाना। हमने 2 मिलीवोल्ट इनपुट दिया, आउटपुट में इसका 100 गुना मिला है, हमें 200 मिलीवोल्ट आउटपुट मिलेगा। कैसे? कि जो गेन होती है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात। अब जब हमें आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करनी है तो गेन इनटू इनपुट हो जाएगा ना, 200 मिलीवोल्ट आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के उचित प्रचालन हेतु इसके कलेक्टर में क्या होना चाहिए। उचित का मतलब होता है फॉरवर्ड एक्टिव। तो कलेक्टर सेकंड जंक्शन में आता है, 2 जंक्शन होते हैं ना, एमीटर बेस और बेस कलेक्टर। तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में, यानी कलेक्टर इसका रिवर्स बायस में होना चाहिए। इसी तरह से एमीटर कैसा होना चाहिए था, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए था। 2 प्रश्न बन रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में भाई लोगों, आप अच्छे से याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनपी में माइनॉरिटी व कैरियर कौन है? अल्पसंख्यक कौन हुआ? अल्पसंख्यक यही होंगे जिनकी डोपिंग सबसे कम हो। तो पी बेस क्षेत्र में आता है, क्योंकि एन जो है ये एमीटर में है, दूसरा जो एन है वो कलेक्टर में, पी जो है वो बेस क्षेत्र में आता है। और एक ट्रांजिस्टर में बेस क्षेत्र की डोपिंग सबसे कम होती है। तो माइनॉरिटी में कौन आए? पी। पी में कौन होते हैं? होल्स। तो माइनॉरिटी में होल है। और अगर मेजॉरिटी के बारे में होता तो कौन होते? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते। हालांकि धारा चालन के लिए दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बाइसिंग में बीजेटी के एमीटर जंक्शन के प्रतिरोध का कैसा होता है? अब देखो फिर आगे क्वेश्चन, सामान्य प्रचालन और एमीटर जंक्शन। तो एमीटर बेस जो जंक्शन होता है ये हमेशा फॉरवर्ड में होता है, और फॉरवर्ड बाइस का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है। सी ऑप्शन करेंगे। और अगर अपने नेक्स्ट उसमें होता ये कलेक्टर जंक्शन के बारे में, तो उसका हाई होना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्स बाइस में होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के संचालन में शामिल है, यानी ऑपरेशन जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है? देखो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मैंने नाम से ही बताया, ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। यूनिपोलर का मतलब है कि इसमें सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर ही ऐसे होते हैं जो धारा का फ्लो करवाते हैं। बी ऑप्शन रहेगा, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। जो अधिक संख्या में होते हैं वो जब ड्रिफ्ट करते हैं तो धारा का चालन होता है। या माइनॉरिटी कैरियर का कोई मतलब नहीं होता है, पाए तो जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर भी होते हैं इसमें, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो ना भी हो तो चल जाता काम। यूनिपोलर इसीलिए है ये। ट्राइक किस प्रकार की युक्ति है? तो ट्राइक द्विदिशीय युक्ति है। हालांकि ये भी सेमी कंट्रोल्ड है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। यानी एक बार हमें स्टार्टिंग में गेट पर एक वोल्टेज देनी होगी, ये ट्रिगर हो जाता है, और ट्रिगर होने के बाद एम्प्टी फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट किसी भी और इसमें धारा का चालन हो सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस में आएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि करंट गेन अल्फा का मान 0.96 हो तो बीटा का मान कितना होगा? देखो, बीटा बराबर होता है अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। 0.96 बटे 1 माइनस 0.96, तो ये आएगा 0.04। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 24। कैलकुलेशन करना और उत्तर का मिलान करना जरूर आप। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक SCR में कंट्रोल एलिमेंट कौन होता है? तो गेट होता है, क्योंकि हम SCR की गेट पर वोल्टेज देकर ही इसको कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही गेट वोल्टेज को हम घटा देते हैं, शून्य तक ले आते हैं, तो इसका जंक्शन J2 फिर से रिवर्स बायस में आ जाता है और SCR ऑफ कंडीशन में फिर से आ जाता है। तो गेट जो है वो कंट्रोल एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर संरचना में बीटा जो है वो किसकी करंट गेन है? बीटा जो है वो कॉमन एमीटर से मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि सबसे कम होती है अल्फा, सबसे अधिक होती है गामा। तो बीटा तो इनके बीच की है ना, सबसे अधिक देता है कॉमन कलेक्टर, सबसे कम देता है कॉमन बेस। इसका मतलब बीच वाली जो है वो कॉमन एमीटर की कहलाती है। तो ए होगा, बीटा जो है वो कॉमन एमीटर की है, कॉमन बेस की होती है अल्फा, कॉमन कलेक्टर की होती है गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पॉइंट यानी प्रचालन बिंदु को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हम इसको क्यूसेंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्यू बिंदु बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ये लोड लाइन के बीच मध्य रेखा पर होता है हमेशा, और बी ऑप्शन रहेगा, क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिरा यूजेटी का नहीं है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक पीएन जंक्शन और 3 सिरे होते हैं। कौन कौन से? एमीटर, बेस 1 और बेस 2। इसका मतलब कलेक्टर नाम का सिरा इसमें नहीं होता। अगला अपना क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामान्यतः अशुद्धि कौन सी है? देखो, बेस में कौन है? पी। पी के लिए अशुद्धि कौन होती है? ट्राइवोलेंट। त्रिसंयोजी होती है ना, 3 संयोजकता वाली मिलाते हैं। 3 संयोजकता वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी हुई? इंडियम, गैलियम और बोरोन, इनमें से कोई भी हो। अब एक ही ऑप्शन दे रखा है अपने को, कौन सा? बोरोन का। देखो, इसी तरह से यदि एनपीएन के लिए बात करें अपने इसमें, तो बेस क्षेत्र के लिए हुआ, एमीटर कलेक्टर के लिए डोपिंग कौन हुआ? फिर एंटीमनी हो जाता, क्योंकि एन है, 5 संयोजकता वाले मिलाते, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और फास्फोरस।
इनमें से कोई भी होती तो उत्तर कर देते। अगला अपना क्वेश्चन है कि बीजेटी में अवक्षय परत कितनी होती है। ध्यान से समझना भाई, अगर सीधे सीधे होता कि कितनी परत है, और जैसा कि अब पूछ रहा है कि अवक्षय परत, इसको इंग्लिश में डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, और ये उतनी होती है जितने जंक्शन होते हैं, क्योंकि जंक्शन के दोनों ओर पर ये एक अवक्षय परत तैयार होती है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें दो जंक्शन होते हैं, इसलिए अवक्षय परत भी कितनी होगी, 2। हाँ, यदि ये होता ना कि कितने अर्धखंड होते हैं या टोटल परत कितनी होती है, सीधी परत का क्वेश्चन होता, तब 3 करते, क्योंकि PNP या NPN नाम से 3 परतें इसमें होती है। लेकिन जंक्शन के आसपास अवक्षय परत बनती है, इसलिए 2 जंक्शन 2 अवक्षय परत। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक आधुनिक पावर अर्धचालक युक्ति जिसमें बीजेटी और मोसफेट दोनों पाए जाते हों, उसका नाम होता है IGBT, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो इंसुलेटेड गेट जो होता है वो तो IGFET का होता है, राइट, यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और BT जो है ये BJT का हो गया, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इन दोनों को मिला करके ये डिवाइस बनाया है। ए ऑप्शन रहेगा अपने इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक P चैनल FET में धारा प्रवाह की दिशा कैसी होगी। देखो, ये हमेशा याद रखना कि FET में ड्रेन, सोर्स और गेट नाम के 3 सिरे होते हैं। जिस प्रकार की डिवाइस होती है, जैसे ये P है, तो इसमें क्या होता है कि फ्लो जो होगा ना मेजॉरिटी कैरियर का, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजॉरिटी कैरियर यानी बहुसंख्यक वाहकों का प्रवाह हमेशा सोर्स से ड्रेन की ओर ही होता है, ये फिक्स है, सोर्स से ड्रेन की ओर। अब P टाइप है तो इसमें क्या हो रहा है, होल्स जो है वो सोर्स से ड्रेन की ओर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाह की दिशा होल के प्रवाह की दिशा को ही मानते हैं, इसलिए धारा के प्रवाह की दिशा कैसी होगी, सोर्स से ड्रेन की ओर ही होगी। अब मान लीजिए कि ये होता अपना N चैनल FET, तो उसमें भी सोर्स से ड्रेन की ओर ही प्रवाह होता, लेकिन किसका, N बोलें तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहे हैं, तो फिर धारा की दिशा कैसी होती, ड्रेन से सोर्स की ओर होती। अभी तो अपना उत्तर बी रहेगा, सोर्स से ड्रेन। अगर N चैनल होता तो ड्रेन से सोर्स होता, यानी आप सीधे सीधे ये ध्यान रखो कि सोर्स से ड्रेन की ओर होगा। अब ये देखो कि होल जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और होल जाते हैं उसी दिशा में धारा है, या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उनके विपरीत दिशा में धारा है। 2 बातें आपको याद रखनी होगी। अगला अपना क्वेश्चन, कौन सी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। देखो, मोसफेट, JFET और IGBT, ये तीनों तो एक ही चीज़ हो गई ना, BJT अलग है और ये धारा कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये सारे के सारे जो है ये FET की श्रेणी में भी आ गए। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया और वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो अपना आंसर इसका बी रहेगा, BJT आएगा। अगला क्वेश्चन है कि BJT में यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भौतिक रूप से कौन सा सिरा बड़ा होता है। फिजिकली कलेक्टर बड़ा होता है, डोपिंग एमीटर की अधिक होती है, साइज में कलेक्टर बड़ा होता है, बेस डोपिंग में भी कम होता है और साइज में भी पतला होता है। यानी भौतिक रूप से यदि मैं बात करूं तो कलेक्टर, एमीटर और बेस यूं रहता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, FET की इनपुट प्रतिबाधा BJT की तुलना में अधिक होती है भाई। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसका इनपुट प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है, क्योंकि इसको हम मोस्टली क्या करते हैं कि वोल्टेज गेट और सोर्स के बीच में और रिवर्स वाइस में वोल्टेज देते हैं, तो रिवर्स वाइस में तो प्रतिरोध अधिक होता है ना। और BJT का पहला जंक्शन एमीटर बेस फॉरवर्ड में होता है, तो फिर इसका प्रतिरोध कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FET के सिरों के नाम। FET के सिरों के नाम होते हैं गेट, ड्रेन और सोर्स। एमीटर, कलेक्टर, बेस ये BJT के सिरे हैं। एनोड, कैथोड और गेट ये SCR के सिरे है। एमीटर बेस 1 और बेस 2 ये UJT के टर्मिनल है।
4 क्वेश्चन हो गए ना एक में ही। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में सबसे अधिक इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर विन्यास का वह प्रकार जो सबसे अधिक उपयोग में लेते हैं। मैंने बताया ना, सबसे अधिक कॉमन एमीटर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन तीनों इकाई से अधिक मिल जाती है। कॉमन बेस में वोल्टेज तो अच्छी खासी मिलती है गेन में, लेकिन धारा गेन नहीं मिला। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वोल्टेज गेन नहीं मिला। इसलिए कॉमन एमीटर को सबसे अधिक काम में लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजेटी एक युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन वाली युक्ति है। 3 टर्मिनल कौन कौन से? एमीटर, बेस और कलेक्टर। जंक्शन J1 और J2 कौन सा? एमीटर बेस के बीच में पहला, बेस कलेक्टर के बीच में दूसरा। अगला अपना क्वेश्चन कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह की दिशा कैसी होगी। देखो, करंट जो है ना, ये एमीटर से कलेक्टर की ओर आप ये समझ लीजिए कि इसमें या तो होल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर N है, P है और N है, तो एमीटर से कलेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसलिए धारा की दिशा इनके विपरीत होगी, यानी करंट जो है वो कलेक्टर से एमीटर की ओर होगी। यदि PNP होता ना, PNP, तो एमीटर से कलेक्टर की ओर होल्स जा रहे हैं, इसलिए धारा भी एमीटर से कलेक्टर की ओर ही होती। तो क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कलेक्टर टू एमीटर, क्योंकि करंट एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है कि एफईटी में ड्रेन करंट और गेट वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है। देखिए भाई ध्यान से, इस बार I/V पूछ रहा है, तो V/I का तो हमने सुना हुआ है R होता है। जब I/V चेंज कर दें तो इसका मतलब R को भी चेंज कर दें और 1/R कर दें। 1/R को हम क्या लिखते हैं? G यानी कंडक्टेंस। इसका मतलब ये रेशो कंडक्टेंस का है, तो पूरा नाम होता है ट्रांस कंडक्टेंस, अन्योन्य चालकता बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ट्रांस इम्पिडेंस होता है, एक ट्रांस कंडक्टेंस होता है। भी V/I का तो हम जानते हैं ना, R होता है। अब I/V करने का मतलब हो गया R को चेंज कर दो, 1/R कर दो, और 1/R के बराबर क्या होता है? G। तो ट्रांस कंडक्टेंस, अन्योन्य चालकता, इसका ऑप्शन आएगा। एफईटी किस प्रकार की डिवाइस है? आई थिंक ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आ रहा है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। बीजेटी करंट कंट्रोल है, एफईटी वोल्टेज कंट्रोल है। एससीआर में परत और जंक्शन पूछा है, तो एससीआर में 4 परत होती है और 3 जंक्शन होते हैं, सी ऑप्शन कर देंगे। डिप्लीशन लेयर पूछ लेता तो 3 ही होती है, क्योंकि जंक्शन होते हैं उतनी अक्षय परत बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायक कितने जंक्शन और परत वाली युक्ति है? तो डायक में 3 परत होती है और 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, उत्तर होगा अपना बी। बस दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, तो वीडियो को भी आप पसंद कीजिए, यानी लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।